नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम् प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदा भासाद्विपर्ययः इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयस। परीक्षा मुख ग्रंथ अपना यहाँ चल रहा है। इसमें तीसरे परिच्छेद में अपन ने 5 प्रकार के परोक्ष ज्ञानों की चर्चा प्रारंभ की थी। 5 प्रकार के परोक्ष ज्ञानों में स्मृति, पृथ्वी ज्ञान और तर्क, इन तीनों की चर्चा तो पूरी कर ली थी। अनुमान की चर्चा में हमने अनुमान का स्वरूप देखा था और पिछली कक्षा में आपको ध्यान होगा हमने अनुमान के एक तो अविनाभाव के बारे में जाना था। जो व्याप्ति है उसे अविनाभाव कहते हैं। उस अविनाभाव के दो तरह के भेद, एक सहभाव अविनाभाव और एक क्रम भाव अविनाभाव, ये 2 प्रकार का अविनाभाव था। और ये 2 प्रकार के अविनाभाव के बाद जिनमें अविनाभाव होता है साधन में और साध्य में, तो हमने देखा था कि जो साध्य रहता है, साध्य कैसा होता है। तो साध्य के 3 विशेषण, इष्ट होता है, अबाधित होता है और असिद्ध होता है। ये 3 हमने साध्य के विशेषण देखे थे। उसमें भी साध्य किसके लिए इष्ट है, किसके लिए अबाधित है, वादी क्या होता है, प्रतिवादी क्या होता है, ये सब बातें अपन ने की थी। वादी के लिए इष्ट होता है, प्रतिवादी के लिए असिद्ध होता है। ठीक, ये सब अपने डिस्कशन किया। आप में से किस किसने घर जाकर पढ़ाई करी इसकी? घर जाकर मतलब हाँ, किस किसने पढ़ाई करी इसकी? ग्रंथ में से सूत्र खोल कर देखे, थोड़ा बहुत पढ़ा? प्रीति जी आपने? हाँ हाँ, ठीक है ठीक। हाँ नीतू जी आपने पढ़ा? नहीं, वो शक्ल से ही दिख रहा है इस बार नहीं पढ़ा। और भैया बाकी लोग, सरिता जैन, प्रीति जैन, आप लोग भी अपनी वीडियो ऑन करें। चलिए, नहीं पढ़ा तो आप एक बार रिवाइज कर लेना, मैं उसको दोबारा नहीं दोहराऊंगा। आज हम एक नए विषय की चर्चा प्रारंभ करेंगे, अनुमान के बारे में ही। मैं उसके आपको सूत्र संख्या बता दूंगा, वो सूत्र आपको देखने हैं। ठीक, और मैं यहाँ से कंटिन्यू पढ़ाता जाऊंगा। 2 विषय हैं आज हमारे पढ़ने के लिए। सबसे पहला हम चलो मैं आपको थोड़ा एक चार्ट से ही बताता हूँ। भैया जी, जी बोलिए। भैया एक बार ना वो असिद्ध के बारे में समझा दो, वो थोड़ा कम समझ में आया। असिद्ध के बारे में समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, साध्य के 3 विशेषणों में एक साध्य हमने कहा था असिद्ध होता है। साध्य असिद्ध मतलब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि वो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित ना हो, और एक तरफ कह रहे हो असिद्ध हो। असिद्ध का मतलब है कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनको उसमें विरोध आता हो, जिनको वो समझ में ना आता हो। अभी तो हम किसी को समझाएंगे। जैसे मैं ना साध बनाया कि मैं ये सिद्ध करूंगा कि पूर्व से उगता है, ये मैंने अपना साध्य बनाया। अब ये साध्य सब आप सिद्ध कर सकते हो क्या? कि बोले भैया इसमें तो सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, पूरी दुनिया मानती है कि सूरज पूर्व से उगता है। इसीलिए हम जब जब साध्य के बारे में कहते हैं, तब तब हम कहते हैं कि एक ऐसी बात इसमें होनी चाहिए कि इतने सारे लोग इसे नहीं मानते, या इसमें कुछ ना कुछ वे आर्ग्यू खड़ा करते हैं, कोई ना कोई इनका ओपिनियन खड़ा करते हैं, विरोध खड़ा करते हैं। इसीलिए हम उन्हें कह सकते हैं कि देखो तुम नहीं मानते ना, हम तुम्हें ये बात प्रूव करेंगे, तुम्हें ये बात सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध किस बात को किया जा सकता है? जो बात कुछ लोगों के लिए असिद्ध हो या सबके लिए असिद्ध हो। ठीक, इसीलिए साध्य असिद्ध होना चाहिए। किसके लिए? प्रतिवादी के लिए। तभी तो हम उसको समझाएंगे। अगर कोई प्रतिवादी है ही नहीं, सभी वादी बन गए, फिर आप साध्य समझाओगे किसको? इसीलिए साध्य का कुछ लोगों के लिए असिद्ध होना जरूरी है, जिससे हमें समझाने के लिए एक ऑडियंस मिले कि हाँ, हम उनको ये बात सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक, इसलिए उसमें असिद्ध हेतु होना जरूरी है। ठीक है, चलिए।
और किसी का कोई प्रश्न पिछली कक्षा में से? ठीक, आज वाले विषय पे आते हैं। आज अपने पास दो विषय हैं जो हमें समझने हैं। मतलब एक पूरे विषय को ही अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, आज हमें समझना है, मैंने आपको कहा था कि अनुमान की चर्चा बड़ी है, अनुमान के अंग। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है अनुमान के अंग। अनुमान के अविनाभाव के दो तरह के भेद तो हमने पढ़े थे, वो अलग है, उनको इसके साथ कंफ्यूज मत करना। ये अनुमान के अंग है। ठीक, हम अनुमान का प्रयोग कैसे करते हैं, आप में से कोई बताएगा? अनुमान का एक प्रयोग, एग्जाम्पल, अनुमान का एग्जाम्पल बताइए कोई भी। ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हाँ हाँ करिए, कोई भी एक एग्जाम्पल बताइए अनुमान का। कोई भी एक उदाहरण बताइए, जो बता चुके हो उस वही बता दीजिए, कोई सा भी बता दीजिए। नीतू जी आप बता दीजिए। मेरे अनुमान से वहां आग लगी हुई है। ऐसे कैसे किया आपने अनुमान? अनुमान मतलब मेरे विचार से, अनुमान से धुआं उठ रहा है इसलिए। धुआं उठ रहा है, धुआं उठ रहा है। अगर आप कहोगे मेरे विचार से वहां आग उठ रही है, तो कोई सामने वाला पूछेगा ना आपसे कि क्या तर्क है। आप कैसे कह सकते हो, तर्क क्या है? तो हम कहेंगे कि देखो वहां आग लगी, वहां वहां धुआं उठ रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं वहां आग लगी। ठीक, तो ठीक है, हमने ये उदाहरण लिया कि जहां हमने धुआं देखा, और धुआं देख के हमने कह दिया कि देखो यहाँ आग लगी है। अब देखो मैं इसको जरा लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना इन सेंटेंसेस पर। और पहला सेंटेंस अगर मैंने बोलूंगा कि देखो, जैसे मान लो कहीं हम क्या कहीं पहाड़ पे आग लगी। ठीक है, ऐसे एग्जांपल ले लो, पर्वत पर आग है। पहली बात आप क्या बोलोगे? पर्वत पर आग है, पहाड़ पर आग है। ठीक, दूसरी बात क्या बोलोगे? किसी ने पूछा क्यों, कैसे कह सकते हो, तो क्या बोलोगे? क्योंकि वहां धुआं है। क्योंकि वहां धुआं है। बहुत बढ़िया। अब देखना, पर्वत पर आग लगी है, इस वाक्य को कहते हैं पक्ष, कह सकते हो, या फिर प्रतिज्ञा। दो नाम है इसके। ठीक है, ये जो पहला वाक्य है, इसको हम कहेंगे पक्ष या प्रतिज्ञा। ठीक है, और इसके कुछ नाम और हैं, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज और होना हो तो मैं कुछ नाम और दे दूं। ये ही धर्मी है, ये रहने दो, अभी आप हो जाओगे, जरा फुर्सत में समझाऊंगा। अभी इतना समझो, इसी को पक्ष कहते हैं, इसी को प्रतिज्ञा कहते हैं। ठीक, और ये जो आपने सेकंड पॉइंट पे बोला क्योंकि वहां धुआं है, ये क्या चीज है? तर्क बताया ना आपने अभी। तर्क है। ठीक है, तर्क। तो वहां धुआं है, तो धुआं क्या चीज है? हमने दो चीजें पढ़ी थी अनुमान की डेफिनेशन में। अनुमान की कोई डेफिनेशन बताओ, अनुमान की डेफिनेशन। अनुमान की क्या परिभाषा है? साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। साधन से साध्य का ज्ञान करना। साध्य का ठीक है, जानना। हाँ साधन से ठीक है। साध्य। तो बोलो कि इन दोनों वाक्यों में साधन क्या है? धुआं। साधन तो धुआं हुआ। बिल्कुल, धुआं हुआ साधन, और साध्य क्या हुआ? आग। आग। सिर्फ आग? पर्वत पर आग। पर्वत पर आग, बहुत बढ़िया, ये हुआ साध्य। ठीक, साधन साध्य, साधन साध्य। ठीक है, अब अभी से इसी वाक्य पर ध्यान दो। अब अगर मैं इसको एक अनुमान का प्रयोग ना करके तर्क में प्रयोग करूं, सुनना आप ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ एक लाइन खींच दो, और अब मैं
तर्क का प्रयोग करता हूँ, ठीक है। तर्क के प्रयोग के का वाक्य में क्या बनाऊंगा, बोलो। क्या भैया? ये तो अनुमान का वाक्य हुआ कि पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है। अगर मैं इस वाक्य को तर्क में प्रयोग करता हूँ, तर्क में, तो मैं कैसा वाक्य बनाऊंगा? उल्टा हो जाएगा इसका। धुआं तो तर्क में धुआं उठ आएगा। रहा है इसलिए वहां आग लगी है। अच्छा, एक मिनट, तर्क में और अनुमान में क्या डिफरेंस है? भाई अनुमान तो हो गया कि साधन से साध्य का जानना, ठीक है, और तर्क इसका उल्टा। तर्क हो गया सिद्धांत। तर्क सिद्धांत होता है। ठीक है। हाँ। तो इस बात का सिद्धांत क्या होगा? ये जो आग और धुएं वाली बात तो है, इसका क्या यहाँ सिद्धांत है? यहाँ धुएं, ये कहा जाएगा कि वहां धुआं है इसलिए आग है वहां। बिल्कुल ठीक है। मतलब इसको हम वहां वहां नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जहां धुआं दिखे धुआं होगा वहां आग होगी। वहां आग होगी, ठीक है। वहां जहां धुआं होगा वहां, देखो इसको मैं और यहाँ कर देता हूँ। जहां धुआं होगा वहां आग होगी, ठीक है। अब इसमें बताओ, ये जहां धुआं वहां आग, इसमें साधन क्या है और साध्य क्या है? धुआं तो साधन हुआ ना भैया? ठीक नहीं। है, तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। धुएं, हम धुएं से ही तो आग का ज्ञान कर रहे हैं। हाँ हाँ, सिद्धांत और हो आग क्या हुई? साध्य। और साध। ऊपर भी हम धुएं से ही आग का ज्ञान कर रहे थे, वहां पे भी साधन और साध्य यही है दोनों। अब दोनों बातों में एक डिफरेंस है, मैंने इसीलिए दोनों बातें आपके सामने रखी। दोनों बातों में ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से समझना है, इसमें क्या कहना चाहते हैं। जब अनुमान का प्रयोग कर रहे हैं या तर्क का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों में ही देखो, धुएं का होना कि यहाँ धुआं यहाँ धुआं, दोनों में ही साधन क्या है कि धुआं है धुआं है धुआं। और साध्य क्या है? आग। तर्क में तो साध्य है आग, और अनुमान में साध्य क्या है? आग। सिर्फ पर्वत पर आग। पर्वत पर आग, हाँ ठीक है। पर्वत पर आग। हाँ हाँ ठीक बात। देखो, तर्क, जब हम तर्क और अनुमान का प्रयोग करेंगे, तर्क के प्रयोग में तो सिर्फ धुआं, मतलब धुआं तर्क में भी साधन है और अनुमान में भी साधन है। बात समझ में आ रही है? जी धुआं भैया। तर्क में भी साधन हो और अनुमान में भी, कि चाहे हम एक सामान्य व्याप्ति बनाए कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, यहाँ भी सिर्फ धुआं सिर्फ साधन है। और अगर मैं अनुमान में करूं कि देखो यहाँ धुआं है इसलिए यहाँ आग है, तो यहाँ भी धुआं साधन ही हुआ। तो दोनों दशाओं में साधन तो धुआं ही रहता है। पर जब हम साध्य की बात करेंगे, तर्क में तो साध्य क्या बनता है? सिर्फ अग्नि, सिर्फ अग्नि, ठीक। कि धुएं से आप क्या जान रहे हो? कि आग है, जहां धुआं वहां, जहां ज्ञान वहां आत्मा, ठीक। तो जहां वहां, ये तो भाषा है किसकी? तर्क की, ठीक। और यहाँ ये भाषा है अनुमान की। ये ध्यान रखना, ये एक और बात आप लिख सकते हो। अनुमान की भाषा, एक मिनट, अनुमान की भाषा होती है यहाँ, और तर्क की भाषा होती है जहां वहां। ये बात समझ में आई? तर्क तो ये बात करेगा कि जहां ये वहां वो, जहां ये वहां वो। और अनुमान कहेगा देखो यहाँ आग, यहाँ धुआं दिख रहा है इसलिए यहाँ आग, ठीक है। तो अनुमान में, जैसे तर्क में सिर्फ अग्नि साध्य होती है, हमें तर्क में सिद्ध किसको करना है? कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि, जहां धुआं वहां अग्नि, जहां ज्ञान वहां आत्मा। पर अनुमान में हमें क्या सिद्ध करना है धुएं से? कि जहां धुआं वहां पर्वत पे अग्नि। हम कहेंगे देखो पर्वत पे आग लगी है, देखो ये रसोई में आग लग गई है, देखो गैस पे कुछ जल गया है। हम वहां किसी एक स्थान विशेष पर आग सिद्ध करेंगे। और किसी ने पूछा कि आप हेतु बताओ, इसका हेतु बताओ, तो हेतु क्या दोगे? कि धुआं है। हेतु तो धुआं ही रहेगा, ध्यान रखना, हेतु धुआं ही रहेगा। पर साध्य क्या बन जाएगा? तर्क में तो कहेंगे जहां धुआं वहां आग, जहां धुआं वहां आग। अनुमान में कहेंगे कि देखो यहाँ धुआं दिख रहा है तो मतलब पर्वत पे आग लगी है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझना, जो मुझे इसमें वाक्य कहना है। जैसे ये जो धुआं है, धुआं साधन,
साधन का दूसरा नाम क्या है? साधन का दूसरा नाम हेतु। हेतु। हेतु, ठीक। साधन को हेतु है ना अपन भैया? हेतु, बिल्कुल, साधन को अपन हेतु भी कहते हैं, ठीक है। साधन का दूसरा नाम हेतु है। अब ये जो साध्य है, साध्य, अब मैं कहूँ यहाँ दो चीजें आ गई साध्य में। एक आ गई आग, ठीक, और एक आ गया पहाड़, पर्वत। तो इसको आप इन दोनों चीजों को अलग अलग क्या कहोगे आप? तो देखो, ये जो चीज तर्क में भी होती है उसे तो हम कहते हैं धर्म, ठीक है। और वो जहां होती है, जहां होती है उसे कहते हैं धर्मी, ठीक है। जैसे ये पॉइंट एक बार दोबारा हाँ, रिपीट करो, समझ नहीं आया। बताता हूँ, ये वाला फिर से बताता हूँ। देखो, साधन को हेतु कहते हैं, ये बात तो आपको समझ में आ गई। हाँ जी। साधन, साधन का दूसरा नाम हेतु, ठीक। अब हमें है कि पर्वत पे आग लगी है, इसको हम साध्य कहेंगे, ठीक। क्या? हाँ। पर्वत पे आग लगी है, इसको हम साध्य कहेंगे। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक पर्वत है और एक आग है, एक पर्वत है एक आग है। तो हम इन दोनों को अलग अलग क्या कहें अगर हमें कहना हो, तो हम कहेंगे कि देखो, जहां वो धर्म है, अगर आग लगी है, आग, तो आग तो है धर्म, और वो धर्म कहाँ पाया जा रहा है कि पर्वत पे। हमें उसको कहाँ प्रूव करना है? पर्वत पे। तो वो है धर्मी, ठीक, तो वो है पर्वत। मैं इसका एक और एग्जांपल दूं आपको। उदाहरण के लिए, जैसे मुझे ये प्रूव करना है कि ये एक बच्चा बहुत समझदार है। मुझे ये प्रूव करना है एक बच्चे के बारे में कि ये बच्चा बहुत ही समझदार है। अब रुको, मैं एक न्यू पेज पे आपको दिखाता हूँ। मतलब आप तीनों चीजें अलग अलग समझे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये मुझे क्या समझदार है, उसका कोई हेतु दो, क्यों समझदार है? क्योंकि फर्स्ट आती, ये पूरा वाक्य ठीक है, ये वाक्य पूरा ठीक है। बच्चा समझदार है क्योंकि फर्स्ट आता है, ठीक। अब इसमें बताओ, इस वाक्य में हेतु क्या है? हेतु, साधन। समझदार। भैया किसी के यहाँ पे रिंकी जी, अपना माइक म्यूट करिए। ठीक है, आपके यहाँ से बहुत शोर आ रहा है। हाँ जी, और कोई बोल रहा था? नीतू जी। फर्स्ट आता हेतु है क्या साधन। है? एक मिनट, आपको प्रूफ क्या करना है पहले ये बताओ। समझदार प्रूव करना है। समझदार, तो साध्य क्या हुआ हमारा? समझदार। ठीक है, तो समझदार तो हुआ हमारा साध्य। अच्छा, कैसे प्रूफ करोगे आप कि बच्चा समझदार है? क्योंकि फर्स्ट आता है। तो फर्स्ट क्या हुआ हमारा? साधन, क्योंकि फर्स्ट आता है, ये साधन है। फर्स्ट आता है, ये हमारा साधन कहो या हेतु कहो, तो कहो हाँ। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको समझदार सिद्ध करना है या बच्चे को समझदार सिद्ध करना है? बच्चे को समझदार करना है ना। समझदार सिद्ध करना है। तो सिर्फ समझदार हमारा साध्य नहीं है, ध्यान रखना। सिर्फ समझदार साध्य, पर बच्चा समझदार है ये हमारा साध्य है। कुछ बात समझ में आई? इसीलिए देखो, समझदार ये एक धर्म है। क्या है? धर्म। धर्म। ये आपको कहाँ प्रूव करना है, किस जगह प्रूव करना है समझदारी? बच्चे में, बच्चे में। तो बच्चा हो गया धर्मी। धर्मी, और ये पूरा, ये दोनों मिलाकर ये क्या हो गया? साथ है। तो भैया बात समझ में आई? हर सेंटेंस में धर्म और धर्मी होता है। बिल्कुल, देखो, जहां सिर्फ धर्म होगा वो तर्क वाक्य होगा, अच्छा। ठीक है, और जहां धर्म सहित धर्मी होगा वो अनुमान वाक्य होगा। ये ये पहचान बात है। लिखो आप, मैं बता देता हूँ। तर्क
अनुमान धर्म सहित धर्मी। क्योंकि आपको जो मैंने पहले बताया था कि तर्क सिर्फ एक सिद्धांत, वो किसी क्षेत्र विशेष में नहीं होता कि हम बोलो अग्नि को वो जो बच्चा था ना अपना, जिसने वो अग्नि को हाथ लगा लगा के गर्म, अग्नि को गर्म होती है, हाथ नहीं लगाना, उसने कहाँ की आग को गर्म समझा था? अपने घर की आग को, पड़ोसी के घर की आग को, रसोई की आग को, कहाँ की आग को गर्म समझा था उसने? हर जगह की आग को गर्म समझा उसने। इसलिए वो कोई क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं है। इसलिए अनुमान में, तर्क में मात्र धर्म होता है, वहां कोई क्षेत्र नहीं होता। ठीक, धर्मी का आप मेन अर्थ कोई क्षेत्र लगा सकते हो, ठीक है, और इसमें कोई क्षेत्र नहीं होता, तर्क में कोई क्षेत्र नहीं होता। और अनुमान में जब आप वो धर्म प्रूव करते, उस धर्म को आप प्रूव करोगे तो उस धर्म को हवा में प्रूव करोगे, पर किसी ना किसी जगह हम प्रूव करेंगे, ठीक है, किसी ना किसी एक जगह। अब इसको आप ऐसे लगा लो, जैसे ऊपर वाला वाक्य ही दे, ऊपर वाले वाक्य को हमें एक तर्क वाक्य बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? सरिता जी आप बना के बताएंगी। ये ऊपर वाला वाक्य है, ऊपर वाला वाक्य है बच्चा समझदार है क्योंकि फर्स्ट आता है। आपको इस वाक्य को एक तर्क वाक्य बनाना है। वह समझदार है, क्या? वह नहीं, बच्चा समझ, बोलिए छवि जी बोलिए। बच्चा समझदार है। ये तर्क वाक्य हो गया। तर्क वाक्य बताइए, फिर से बताइए। बच्चा फर्स्ट आता है। नहीं देखिए, तर्क वाक्य में भी साधन और साध्य तो दोनों ही होगा। मैंने क्या डिफरेंस बताया ये देखो, तर्क में हमारा सिर्फ धर्म होता है और अनुमान में धर्म सहित धर्मी होता है। तो मतलब तर्क में धर्मी नहीं होता, अच्छा समझदार, तर्क में धर्मी नहीं होता। अब आप ऊपर वाले वाक्य को तर्क वाक्य बनाइए। वह समझदार है, ऐसा खाली। अरे वह कौन, वह को छोड़ो ना, समझदार धर्मी को बच्चा छोड़ो। है। अरे जो फर्स्ट आता है वो समझदार होता है। हाँ यही बनेगा। देखो इसमें क्या हुआ, ये सिद्धांत वाला, ये सिद्धांत का हो गया बात। सिद्धांत वाला हो गया, जो फर्स्ट आता है वो समझदार होता है। अब जो फर्स्ट आता है ये तो हो गया हेतु, जैसे जहां धुआं होता है वहां आग होती है, ठीक, ऐसे ही जो फर्स्ट आता है ये हो गया हेतु, और वो समझदार होता है ये हो गया हमारा धर्म, ठीक है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, तर्क या अनुमान? तर्क वाक्य। और इस वाक्य को मैं अनुमान वाक्य बनाऊंगा तो बस मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगा, ये देखो ध्यान से, क्या ऐड कर दूंगा, तर्क वाक्य में आप धर्मी ऐड करोगे तो वो अनुमान बन जाएगा, अनुमान वाक्य बन जाएगा। बिल्कुल। तर्क वाक्य में मैं धर्मी ऐड करूंगा वो अनुमान बन जाएगा। भैया सिद्धांत तो जहाँ है वो वैसा का वैसे बना रहेगा। बिल्कुल, सिद्धांत वैसा का वैसा बना रहेगा, बस हम उसको प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि वो कहाँ अप्लाई कर रहे हैं आप सिद्धांत को, ठीक। जैसे हमने कहा जहां ज्ञान है वहां आत्मा। मैं एक न्यू पेज पे आ जाता हूँ, अपन एक वाक्य लेते हैं, जहां ज्ञान वहां आत्मा। बोल, ये तर्क वाक्य है या अनुमान वाक्य है? इति जी बताइए। ये तर्क है भैया, हाँ ये तर्क वाक्य है, अनुमान वाक्य है? तर्क है भैया, हाँ तर्क है, तर्क। क्यों तर्क, अनुमान वाक्य क्यों नहीं? हाँ ये तो एक मिनट मुझे बोलने दो। धर्मी नहीं है यहाँ पे। हाँ इति जी बोलिए, अनुमान वाक्य क्यों नहीं? पर्व पिछले वाले पेज पे एक अच्छी बात बताई थी इसमें, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। स्टैंड पीछे सरकार के गेट से अलग कर दे। आपका थोड़ा सिग्नल डिस्टर्ब है। हाँ नीतू जी आप बताइए। नेटवर्क। हाँ भैया ये तर्क वाक्य है और इसमें ना धर्म ही नहीं है, धर्म है और सिद्धांत की बात बिल्कुल है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसमें धर्म ही नहीं है। अब देखो इसमें एक मिनट, ज्ञान है, ये क्या है?
साधन कहो या हेतु कहो, ठीक है। ज्ञान साधन है या हेतु है। आत्मा है, आत्मा क्या है? साधे धर्म है, धर्म धर्म धर्म। अच्छा, अब इसको अनुमान वाक्य बनाइए, इसको अनुमान वाक्य बनाइए। उस आत्मा को कहीं प्रूव करिए, किसी एक जगह। उस बच्चे में ज्ञान, चलो बच्चे में ही लगा लो, या ऐसा चीटी में लगाओ, चीटी, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ज्ञान और आत्मा दोनों चींटी हिल रही है। चीटी चीटी आत्मा है क्योंकि ज्ञान है। या इस वाक्य को आप ऐसा भी बोल सकते हो, चीटी में ज्ञान है इसलिए वो आत्मा है, उसमें ज्ञान ऐसा है। भी बोल सकते हो इस वाक्य को, ठीक है। चीटी में ज्ञान है इसलिए वो आत्मा है, ऐसा भी। अब ये जो नीचे वाला वाक्य है, ये कौन सा वाक्य हुआ? तर्क या अनुमान? ये वाला वाक्य, गेट खोल। नीचे वाला हाँ ये नीचे तो वाला तर्क। तर्क वाक्य है। ये चीटी आत्मा है क्योंकि उसमें ज्ञान है। हाँ, ये ये अनुमान है। ये अनुमान वाक्य है। क्यों? अब इसमें लगाओ क्या क्या चीजें हैं। आत्मा धर्म और चींटी धर्मी। हाँ जी, प्रीति जी, आप अपना माइक म्यूट कर लें। प्रीति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अपना माइक म्यूट कर लें। अनुमान, ठीक है। अनुमान, वो तो साधन ही है, बिल्कुल सही है। आत्मा है, ये धर्म है, और इसमें चीटी धर्मी, हाँ, चीटी धर्मी आ गई, ठीक है। तो ये हो गया अनुमान वाक्य, ठीक। अच्छा, ये अब मेरा प्रश्न, तर्क वाक्य में, ये इस वाले ऊपर वाले तर्क वाक्य में साध्य क्या है? तर्क वाक्य में साध्य क्या है? ऊपर वाले जो जहाँ ज्ञान वहाँ आत्मा, उसमें हाँ हाँ हाँ, साध्य क्या है? आत्मा। आत्मा। बिल्कुल, यहाँ ये साध्य हुआ, ठीक है। और नीचे वाले वाक्य में क्या साध्य है? इसमें भी आत्मा। आवाज नहीं आ रही। आपको सिर्फ आत्मा प्रूव करना है क्या? ज्ञान भी प्रूव करना है। सिर्फ आत्मा प्रूव करना है या फिर चीटी में आत्मा प्रूव करना है? चींटी में आत्मा, हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो इसमें ये दोनों मिलाकर ये साध्य हुआ। हाँ ठीक है, अभी तो बताया था पर्वत तो पर मुझे आग। डिफरेंस, मेन बात यही समझनी है। अब आप इस पूरे उसका एक वो समझो, मैं आप समझा क्या रहा हूं। तर्क में धर्म साध्य होता है, ठीक है, और अनुमान में धर्म सहित धर्मी साध्य होता है। ठीक है, ये हमारी पूरी आधे घंटे की चर्चा का निष्कर्ष वाक्य ये है, तर्क में धर्म साध्य होता है और अनुमान में धर्म सहित धर्मी साध्य होता है। अब ये बात जिसको समझ में आई अपने हाथ खड़े करके मुझे बता। समझ तो आ जाती है, फिर सब भूल भाल हो जाती है। तो पढ़ोगे नहीं तो भूलोगे ही, तो सारा हम ही भूलेगा ना। क्लास के बाद भी कुछ पढ़ा करो किताब खोल के। छवि जी, आपको समझ में आया? ये वाला वाक्य समझ में आया? तर्क में धर्म ये ना साध्य बहुत ही होता है। कंफ्यूजिंग रहता है, धर्म धर्मी साध्य साधन हो जाता है, पर लेकिन अरे बहुत तो ही ये फिर से समझो, बहुत ही क्लियर है। देखो, क्या बात समझ में नहीं आई, आप ये बताओ मुझे। नहीं समझ तो आ गया और याद नहीं होता पर याद करना ही नहीं, चीटिंग करके लिख। हाँ, वो तो ओपन बुक टेस्ट है, आपको समझना है, याद नहीं, करने की एक उदाहरण में तो हम अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन वो दूसरा उदाहरण अगर रख दोगे फिर वहीं के वहीं चले जाएंगे। चलो अपनी हाँ, तरफ से सही कह रहे कोई हो। एग्जाम्पल, जैसे चलो एक मैं एक और एग्जाम्पल दे दूं। ठीक है भैया, इसका लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, फिर इससे आगे की मेहनत आप लोग को खुद करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल है, चलो मैं एक तर्क वाक्य बना रहा हूं, आप इसको अनुमान वाक्य बनाना, ठीक है। तर्क वाक्य है,
बोल। ठीक है, ये कौन सा वाक्य हुआ? तर्क ये तर्क वाक्य। तर्क वाक्य। अब इसको अनुमान वाक्य बना। वो बुखार से बीमार है। उसमें कोई भी संज्ञा रख देगी कि पापा को बुखार है इसलिए वे क्योंकि मैं बीमार हूँ। नहीं, पापा बीमार है तो बिल्कुल। उन्हें बुखार है। आपको समझ में आया? तर्क वाक्य में हमने एक जनरल स्टेटमेंट दिया, ठीक। अनुमान वाक्य में हमने क्या किया उसको, जैसे इसको मैं अनुमान वाक्य बनाऊंगा तो मैं कहूंगा चलो इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक ये कौन सा वाक्य हो गया? ये अनुमान वाक्य, ठीक है। अब तो खैर ठीक हो गया अमन का बुखार, पर मुझे तुरंत ख्याल में आया इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। एक सामान्य हम कहें जिसको बुखार है वो बीमार है, ये तो हुआ तर्क वाक्य, ठीक। और हम कहें कि अमन बीमार है क्योंकि उसे बुखार है, ये है अनुमान वाक्य। अब इसमें सारी डाउट, चलो अब मेरा प्रश्न, बाकी सब भी इसमें इंक्लूड रहना। हाँ सरिता जी आप बताइएगा, इन दोनों वाक्यों में साधन बताइए मुझे, साधन क्या क्या है? सरिता जी अनम्यूट कीजिए, खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ, इन दोनों वाक्यों में साधन क्या क्या है? बीमार और बुखार। बीमार है, बुखार। इन दोनों वाक्यों में साधन बताओ। तर्क वाक्य में क्या साधन है और अनुमान वाक्य में क्या साधन है? साधन कहो, हेतु कहो, रीजन कहो। बुखार, बुखार है। बुखार, बुखार तो हुआ साधन। बुखार हुआ अमन साधन। बीमार है, ये साध्य है। बुखार से ही बीमार दोनों साध्य। काम कर रहे हैं। ठीक, बुखार हुआ साधन, ठीक। हाँ, तर्क में, तर्क में। ठीक है, और तर्क में वो मुझे बताओ, साध्य बताओ, तर्क में साध्य क्या हुआ? बीमार। तर्क में ठीक है, साध्य बीमार। और अनुमान में, अनुमान में क्या बीमार अनुमान साध्य में हुआ? बीमार तो साधन हुआ ना, नहीं। बुखार, बुखार तो साधन हुआ और बीमार साध्य। साधन तो वही रहेगा, साधन तो वही रहेगा। साध्य, साध्य बदलेगा। अच्छा, हाँ, साध्य और साधन थोड़ा ही चेंज हो जाएगा। साध्य क्या है? साध्य अनुमान में साध्य क्या है? बीमार। साधन और साध्य अमन, तो वो रहेंगे ना। अमन बीमार। बीमार अमन, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये ये साध्य, साध्य। अच्छा, अमन भी इसी में लग जाएगा। हाँ, बिल्कुल। मतलब तर्क और अनुमान में डिफरेंस यही है, यही है। तर्क में सिर्फ बीमार ये साध्य हुआ, और अच्छा, अच्छा, अनुमान में कौन बीमार अच्छा, वो उसी में लग गया। वो साध्य हुआ। हमें अनुमान में प्रूव करना है कि ये किस जगह है, ठीक है। अच्छा, तो ये साध्य। अच्छा, अब इसमें धर्म और धर्मी और बता दो भैया। क्या अमन धर्मी, बीमार धर्म। सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब ये तो भैया बीमार संज्ञा सर्वनाम जैसे लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ धर्म हो गया, ये धर्म हो गया, और ये धर्मी हो गया। इतना तो सिंपल है, इतना सब तो आ गया आप लोगों को है। अभी हम जब लोग करेंगे ना, जब कुछ नहीं आएगा। ने 8 साल पहले ये चीजें पढ़ी थी, 15 साल की उम्र में, तो साल भर हमें समझ में नहीं आई थी। आप लोग को तो 2 घंटों में समझ में आ गई, 3 घंटों में। चलो बढ़िया बात है। फिर तो ये सब धर्म, इससे धर्मी सब, और फिर बुखार हेतु हुआ फिर भैया। हाँ बुखार हेतु हाँ, हुआ, हाँ। बिल्कुल। वो बुखार हेतु हुआ, ठीक है। बुखार हुआ हेतु। तो इसको आपको एक सिंपल भाषा में भी कहना हो, बुखार रीजन हुआ। मतलब हेतु को हम सिंपल भाषा में रीजन भी कह सकते हैं, साधन को रीजन, ठीक। और जो हमारा साध्य है उसको हम कहते हैं कि जिसे हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। जिस चीज को हमें प्रूव करना है और कैसे प्रूव करना है, ये, ठीक। तो ये जो हमारा वाक्य था, 1 मिनट, हाँ। तर्क में धर्म साध्य होता है और अनुमान में धर्म सहित धर्मी साध्य होता है। ये बात समझ में आई?
आ गई। आ गए भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बधाई आप लोगों को। अच्छा, जाकर थैंक यू, पढ़िएगा, धन्यवाद। जाकर पढ़िएगा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, ये अपन ने एग्जाम्पल देख लिया था, बच्चा समझदार है क्योंकि फर्स्ट आता है। ये example कौन से श्लोक से चलेगा भैया, ये आपने समझाया जो? ये जो मैंने समझाया है ये है आपका सूत्र नंबर 21 और 28। ये जो मैंने 21 और 21, 28 और 29 ये 3 सूत्र मैंने समझाए हैं अभी आपको। अच्छा, ठीक है। 21, सूत्र 28 और सूत्र 29। ठीक है, भैया जो तो- बीच सूत्र है वो नहीं आएंगे क्या? नहीं बीच के मैंने आपको स्टार्टिंग में कोर्स का भेजा था कि क्या क्या आएगा, आज फिर से भेज दूंगा। बीच वाले सूत्र नहीं आएंगे। ठीक है। सूत्र नंबर 21 तक तो 22 तक तो आपका लगातार है, फिर उसके बाद है 28 नंबर का सूत्र। ठीक है, तो ये एक बार फर्स्ट स्लाइड फिर से ध्यान से देख लो कि अनुमान में धर्म सहित धर्मी साध्य होता है और तर्क में या व्याप्ति में सिर्फ धर्म साध्य होता है। ठीक है, ये पूरी स्लाइड्स हटा दूं मैं यहाँ से, हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक पे आए। हाँ। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ये पूरी चारों स्लाइड्स मैंने हटा दी। तो ये हमारे सूत्र हुए कि तर्क में सिर्फ धर्म साध्य होता है, जो एक सिद्धांत है उसका, और अनुमान में धर्म सहित धर्मी, कि हमें वो प्रूफ किस जगह करना है, कहाँ प्रूफ करना है उसको, वो धर्मी साध्य। ठीक, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सिद्धांत पे आते हैं। अगर आप परीक्षा मुख में देखना चाहें तो भैया? आप, हाँ जी भैया मैं ये कह रही थी, बोलिए जैसे उसमें 22 नंबर के इसमें लिखा हुआ है कि धर्मी का ही दूसरा नाम पक्ष है। अभी बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप, नहीं लिखवाया, इसीलिए मैंने रोक रखा है। आपने स्टार्टिंग में लिखवाया तो था। स्टार्टिंग में बताया था, हाँ स्टार्टिंग में बताया था, फिर इसलिए नहीं कहा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पहले टॉपिक समझ लो, नाम वगैरह तो बाद में रटते रहना कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। अच्छा। ठीक, पहले टॉपिक समझ लो। चलो अब मैं अब जो डिस्कशन करूंगा, सूत्र नंबर अगर आपको देखना हो 33, 40 और 42 ये आपके कोर्स में है। ठीक है, 33, 40 और 42, 33, 40 और 42। ठीक है, चलिए अब इसको हम वापस देखते हैं। देखो, चलिए अनुमान के एक सामान्य वाक्य क्या है अनुमान का, कि पर्वत पर आग है। क्यों? धुआं होने से। ठीक है, तो पहला वाला वाक्य क्या हुआ, पर्वत पर आग है। इसे हम साध्य भी कहते हैं, साध्य भी कहते हैं। ठीक, और नीचे वाले वाक्य को हम साधन भी कहते हैं। तो ये तो हुआ हेतु, हेतु कहो साधन का। ठीक, इस वाले वाक्य का एक जो आप 22वां सूत्र आप कह रहे हो, 22वें सूत्र में क्या लिखा है, पक्ष इति आग। इसका मतलब है धर्मी का दूसरा नाम पक्ष है। धर्मी का दूसरा नाम क्या है, पक्ष। तो ये इस वाले वाक्य में धर्मी कौन है, ये इस पेज पर आपको धर्मी कहाँ दिख रहा है, पर्वत। पर्वत, बिल्कुल पर्वत। और सुनो, सिर्फ पर्वत नहीं, आग सहित पर्वत। धर्मी कभी भी धर्म से रहित नहीं होता, ये ध्यान रखना, धर्म से रहित नहीं होगा। तो जब जब हम धर्मी की बात करेंगे उसमें धर्म इंक्लूडेड है। तो अगर मैंने कहा धर्मी क्या है, तो आप बोलोगे आग सहित पर्वत। ठीक है, धर्मी क्या है, आग सही पर्वत। आग सहित पर्वत। ठीक, जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि बच्चा समझदार है, यहाँ धर्मी क्या है, बच्चा। अच्छा, समझदार। समझदार है बच्चा, ना भैया? समझदार सहित बच्चा। ठीक है, मैंने कहा था चीटी आत्मा है, इस वाक्य में धर्मी क्या है, कि वो आत्मा सहित चीटी। मैंने कहा था अमन बीमार है,
तो इस वाक्य में धर्मी क्या है? सिर्फ अमन नहीं, पर बीमार अमन। ठीक है, वो धर्म सहित पूरा धर्मी साध्य होता है, केवल धर्मी साध्य नहीं होता। मतलब जब जब हम धर्मी की बात करेंगे वहां धर्म सहित होता है। तो देखो ये पहला वाला वाक्य क्या हुआ? ये धर्मी हुआ, ठीक। और इसको आप साध्य भी कह सकते हो। तो ये दो वर्ड तो हमने पिछले उसमें सीख लिए थे, एक साध्य और एक धर्मी। अभी एक और नया वर्ड आया है, पक्ष। ठीक है, इसी को अपन पक्ष भी कहते हैं। ये ठीक है, ये देखो ये दो वर्ड तो अपन ने पहले सीख लिए थे, साध्य और धर्मी, कि ये धर्म सहित धर्मी, ये पर्वत ये धर्मी हुआ। ठीक है, ये हमने अभी अच्छे से पढ़ लिया। ठीक, और क्योंकि अनुमान है तो धर्मी साध्य होगा। यदि तर्क होता तो सिर्फ अग्नि साध्य होती। ठीक है ना, यदि तर्क होता तो कौन साध्य होता? सिर्फ अग्नि, धर्म। पर क्योंकि कौन सा वाक्य है? अनुमान वाक्य, इसलिए साध्य किसे हम बनाएंगे? धर्मी सहित। सिर्फ अग्नि को कि नहीं, अग्नि सहित पर्वत को। ठीक है, अग्नि सहित पर्वत की पूरा साध्य है। तो इसको आप अनुमान वाक्य, इसलिए इसको हम साध्य भी कहते हैं। ये धर्मी है इसलिए धर्मी कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम पक्ष है। ठीक, पक्ष। अब देखो, पक्ष का आपको पता है कि आप लोक में पक्ष शब्द का प्रयोग कहीं करते हो? कोई एक आध मुझे एग्जांपल बताओ। लोक में पक्ष, किशन पक्ष वाला पक्ष नहीं, अपनी मान्यता वाला पक्ष बताओ। जैसे कोर्ट में दो क्या होते हैं? पक्ष पक्ष। ठीक होते हैं। हाँ, कि पक्ष विपक्ष, उसे हम विपक्ष हाँ, कहते हैं। विपक्ष। विपक्ष का मतलब है विपरीत पक्ष, पर वो भी एक पक्ष ही है। ठीक, तो पक्ष, पक्ष विपक्ष कोर्ट में कहते हैं। जज पूछता है कि भैया आपका पक्ष क्या है, आप अपना पक्ष रखिए। ठीक, जब लोक में कहते हैं कि भैया अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। कि जब हम दर्शनों की बात करते हैं कि जैनों का ये पक्ष है, हिंदुओं का ये पक्ष है, इस धर्म वालों का ये पक्ष है, पक्ष। तो पक्ष हम किसे कहते हैं? बोलो। जैसे जज ने अदालत में कहा कि भैया तुम्हारा पक्ष क्या है, तो वो कहेगा, वो वकील उठ के कहेगा कि मेरा पक्ष है कि ये आदमी निर्दोष। और दूसरा वकील से पूछेंगे तुम्हारा पक्ष क्या है, तो वो कहेगा कि नहीं, ये आदमी दोषी, ये आदमी अपराधी। तो वहां पक्ष का मतलब क्या? उसकी अपनी मान्यता, सिर्फ मान्यता, ठीक है। उस मान्यता को वो क्या करना चाहते हैं? प्रूफ, उसको सही ठहराना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। प्रूव करने के लिए यहाँ कौन सा शब्द है? प्रूव करने के लिए धुआं है। साध्य, साध्य मतलब वे उसको सिद्ध करना चाहते हैं कोर्ट में। पर्वत पे आग, अग्नि सहित कोर्ट में जब दो आदमी आमने सामने खड़े होते हैं, वे दोनों क्या करना चाहते हैं? अपनी अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं, अपनी अपनी बात को सिद्ध करना। इसीलिए वो बात जो पक्ष है वही साध्य है। मतलब जिसका जो पक्ष है, जैसे मान लो मेरा पक्ष है कि शरीर और आत्मा एक ही होते हैं। ठीक, और आपका पक्ष है कि नहीं, शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं। तो मैं सारी मेहनत क्या प्रूफ करने पे लगाऊंगा? कि शरीर और आत्मा एक ही होते हैं। और आप सारी मेहनत क्या प्रूफ करने पे लगाओगे? शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं। तो मतलब समझो, जो मेरा पक्ष है मेरे लिए वही साध्य हो गया, और आपका जो पक्ष है आपके लिए वो साध्य हो। ये बात समझ में आई? इति जी, बात समझ में आई? अपना खुद का जो पक्ष होता है, नीतू प्रीति जी, अपना खुद का जो पक्ष होता है वही अपने लिए साध्य बन जाता है। ठीक है, जैसे आप स्कूल में जाओगे और आप कंप्लेन लेके जाओ कि मैम स्कूल में पढ़ाई नहीं होती अच्छे से, और मैम कहेंगे नहीं नहीं अच्छे से पढ़ाई होती है। तो आप क्या प्रूव करना चाहते हो? कि पढ़ाई नहीं होती, बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाते। और मैम क्या प्रूव करना? नहीं नहीं पढ़ाई होती है, अच्छे से पढ़ाते हैं। तो जो आपका पक्ष है कि पढ़ाई होती है, आप सारा वजन उसी पे लगा दोगे प्रूव करने पे कि हाँ पढ़ाई नहीं हो। आपका पक्ष उसी को आप सिद्ध करोगे। और टीचर का पक्ष क्या है? नहीं पढ़ाई होती है, तो सारा ध्यान अपने पक्ष को सिद्ध करने पे लगा देगी। तो बात समझो,
अपना पूरा जो हमारा पक्ष है हम उसी को सिद्ध करने पर पूरा फोकस लगा देते हैं अपने अपने पक्ष को, तो हमारा पक्ष ही हमारा साध्य है। हमारा पक्ष ही हमारा साध्य है। चलो, तो इसलिए पक्ष वर्ड और जुड़ गया, एक नया पक्ष, नया वर्ड और जुड़ गया इसमें, पक्ष। ठीक, जब हम अब ये देखो दो चीजें हो गई, तो इस साध्य, धर्मी और पक्ष, इन तीनों वर्ड्स में कोई कंफ्यूजन? उसी को साध्य कहते हैं अनुमान में, वही धर्मी और पक्ष है। ठीक है, ठीक है। तो ये पहली चीज हो गई पक्ष। हेतु एग्जाम्पल, ये पर्वत पर आगे क्यों है? वो होने से। ये आगे और कोई भी चीजें हैं क्या? 3, 4, 5 तीन चीजें और है। अगर मैं मान लो एक किसी से वाद विवाद कर रहा हूँ, सुनना, क्या कर रहा हूँ? वाद विवाद, तो मैं सिर्फ ये दो चीजें यूज करूंगा। ठीक है, वाद विवाद कर रहा हूं, मैं सिर्फ दो चीजें यूज करूंगा कि पर्वत पे आग है, क्यों? क्योंकि वहां धुआं है, बस, इसके आगे में कुछ नहीं। पर अगर मैं किसी, आपस में हम डिस्कशन कर रहे हैं, वीतराग कथा कर रहे हैं हम आपस में, और कोई मेरा मित्र मुझसे पूछने लगे इस बात को और समझाओ, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको दृष्टांत दूंगा। बात समझ में आई? क्या दूंगा उसको? दृष्टांत। मैं अगर वाद विवाद कर रहा हूं तो वाद विवाद में दृष्टांत नहीं दूंगा। ठीक है, वाद विवाद में सिर्फ 1 और 2, सिर्फ ये दो चीजें। और अगर मैं वीतराग कथा जिसे कहते हैं, वीतराग कथा कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, तो हम 1 to 5 स्टार यूज करेंगे। क्या होगा? देखो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे रसोई, ये हो गया हमारा दृष्टांत। सुनना, किसी ने कहा कि अरे आप कैसे कहते हो कि पर्वत पे आग है? कि अरे हमें दिख रहा है ना वहां धुआं है, इसलिए हम कह रहे हैं आग है। कि नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, हमें समझाओ एग्जाम्पल। कि अरे जैसे रसोई, बोलो आपकी रसोई में से धुआं कब उठता है? अपनी रसोई में से धुआं कब उठता है? नीतू जी, कब उठता है आपकी रसोई में से धुआं? आग होती है, आग का कुछ काम जब करते हैं। आग जलाते हो तभी धुआं उठता है, आग नहीं जलाते तो धुआं नहीं। तो इसलिए ये हुआ एग्जाम्पल, जैसे रसोई। अच्छा, तो हमने तो और हमने जैसे एक और एग्जाम्पल दिया, जैसे तालाब। क्या एग्जाम्पल दिया? जैसे तालाब। यहाँ हम इसे क्या कहेंगे कि देखो तालाब में आग भी नहीं है, इसलिए वहां धुआं भी नहीं उठ रहा। बात समझ में आई? रसोई का तो मतलब वैसे कहो, रसोई का तो हमने दृष्टांत दिया पॉजिटिव, नेगेटिव, और तालाब का दृष्टांत कैसे दिया? नेगेटिव। ठीक है, दृष्टांत ऐसे दो तरह के होते हैं। ठीक, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव चीज हमने पीछे भी पढ़ी थी। कोई बता सकता है मुझे पीछे पिछली क्लास से पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में? व्याप्ति का पढ़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव अविनाभाव में पढ़ा था। तो वहां पॉजिटिव और क्या क्या, जैसे हमने कहा जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, और जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं भी नहीं होता। इन दोनों और व्यतिरेक। व्यतिरेक, बहुत बढ़िया। ये दो नाम मैंने आपको पढ़ाए थे, ध्यान हो तो? नीतू जी मिला पिछले पेजों में? पिछले पेजों में ये मैंने पढ़ाया था। हाँ प्रीति जी, आपको मिला? हाँ बताया था, ये रहा। व्यतिरेक और अन्वय। अन्वय और व्यतिरेक बताया था हाँ, कि बताया। जहाँ मतलब जहाँ ये मैं कहूँ, जहाँ जहाँ आग होती है वहां वहां धुआं होता है, ये तो हुआ अन्वय। और जहाँ आग नहीं होती वहां धुआं भी नहीं होता, ये क्या हुआ? व्यतिरेक। पॉजिटिव को कहते हैं अन्वय, नेगेटिव को कहते हैं व्यतिरेक। ऐसे ही एग्जाम्पल्स में
एक एग्जाम्पल तो होता है जो पॉजिटिव एग्जाम्पल होता है कि देखो जैसे हमने कहा कि यहाँ पर्वत पे आग है क्योंकि यहाँ धुआं हमें दिख रहा है, ठीक, ये तो हुआ पक्ष और हेतु। एग्जाम्पल क्या दिया कि देखो जैसे रसोई में आग जलती है इसलिए तो धुआं होता है, और तालाब देख लो यहाँ आग भी नहीं जलती धुआं भी नहीं होता, ठीक। इसीलिए इस दृष्टांत को कहते हैं अन्वय, ठीक है। और ये है व्यतिरेक, व्यतिरेक। ठीक है। अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत। अब आपने दृष्टांत बता दिया किसी को, ठीक है। अब होता क्या है, आपने दृष्टांत बताया तो सामने वाला असली बात भूल जाता है कि बात क्या चल रही थी, तो आप उसको रिपीट करते हो बात को एक बार, मतलब जब हम एग्जाम्पल बताने के बाद फिर दोबारा से रिपीट करेंगे ना, तो देखो हम क्या कहेंगे कि देखो जैसे रसोई में धुआं होता है तो वहां आग भी होती है, ऐसे ही क्योंकि यहाँ धुआं है इसलिए क्या बोलोगे लास्ट में, क्योंकि यहाँ धुआं है इसलिए आ गया। आगे पर्वत पर आग। तो देखो हमने रिपीटेशन किया, सुनना, रिपीटेशन किया हमने, ये दो नंबर का रिपीटेशन किया तो ये बन गया 4 नंबर। मम्मी मेरी क्लास चल रही है, मैं काट रही हूँ, 4:45 मिलाते हैं 1 बजे। 2 नंबर का रिपीटेशन 4 नंबर में किया, और 5 नंबर में हमने किसका रिपीटेशन किया, एक नंबर पहले नंबर का नंबर का। तो देखो हेतु हेतु का दोहराना, इसे हम कहते हैं उपनय, ठीक। और पक्ष का दोहराना इसे हम कहते हैं निगमन। बस इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। इस चीज को दिमाग में अच्छे से बिठा लो। फिर से बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अपन ने स्टार्टिंग के 2 तो पढ़े ही थे, पक्ष और हेतु अपन ने पढ़ लिए थे अच्छे से, ठीक। पर्वत पे आग है ये तो हुआ पक्ष, ठीक है, प्रूव करना है। और क्यों है आग, कह रहे धुआं है ना इसलिए आग है, तो धुआं हुआ हमारा साधन कहो या हेतु कहो, ठीक है। अब अरे कोई एग्जाम्पल से बताओ कि देखो जैसे रसोई है कि यहाँ आग लगती है तो यहाँ धुआं भी होता है, कि ठीक है। शमशान देख लो, शमशान में आग लगती है तो वहां धुआं भी निकलता है। ये हुआ एग्जाम्पल, ये अन्वय दृष्टांत हुआ, ठीक। और क्योंकि यहाँ धुआं है इसलिए यहाँ आग है, तो रिपीटेशन किया। तो नीचे वाली 2 चीजें 4 और 5 तो क्या है, ये दोनों ही चीजें रिपीटेशन, मतलब तो मतलब क्या हुआ फिर भैया इनका, किसका, उपन्या और निगमन जैसे ये चीज दी है आपने, तो ये हाँ, साधर्म मतलब पक्ष और उसकी वजह से दिया नाम, मतलब ये आप नाम के पीछे मत पड़ो अब कि ये नाम क्यों दिया है, बस इतना ही समझ लो कि हेतु को अपन रिपीट, एग्जाम्पल देने के बाद हेतु को रिपीट करते हैं तो वो उपनय है, और एग्जाम्पल के उसके बाद हम पक्ष को रिपीट करते हैं तो ये निगम है, ठीक ठीक है है, ठीक ठीक है। है। तो इस तरह से 5 आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसे हम कहते हैं अनुमान के अंग, ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं अनुमान के अंग। कितने अंग हैं, 5 अंग अनुमान। पंचांग अनुमान इसे कहते हैं, पंचांग अनुमान, ठीक। ये आपको अगर उसमें देखना हो आपके सूत्रों में, तो आपको ये सूत्र नंबर 43 से लेकर 47 तक मिल जाएगा। 42 तक तो मैंने बता ही दिया था, मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे 43 से 47, ठीक है। और एक चीज और, अगर आप थोड़े कंफ्यूज ना होते हो, एडअप करना चाहो तो इतना, कहाँ गए, तो इतना और आप जोड़ लो कि देखो ये जो पक्ष है ना, पक्ष
इस पक्ष का एक और नाम है, इसे कहते हैं प्रतिज्ञा वाक्य। जैसे हम कहते हैं कि बोले तुम्हारा पक्ष क्या है, कि ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं इसे प्रूव करूंगा, तो इसे प्रतिज्ञा वाक्य भी कहते हैं। तो आपको कहीं ये वर्ड मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, पक्ष को प्रतिज्ञा भी कहते हैं। ठीक, तो ये पांचों हो गए। अपन एक बार एक एग्जांपल देख के बस पूरा करते हैं इसको। भैया जो आपने इतने सारे वर्ड बताया उसमें से कोई सा भी आ सकता है, ये सारे आएंगे सारे बताने बता दीजिए। नहीं, बस ये ध्यान में रखना आप, प्रतिज्ञा और पक्ष ये दोनों एक ही चीज हैं। मतलब और साथ में ये जो ये बात आई कि साध्य और धर्मी, ये तो अपन ने पहले समझ लिया था, इसको साध्य क्यों कहते हैं, इसको धर्मी क्यों कहते हैं। और इसका दूसरा नाम एक प्रतिज्ञा है, इसी का दूसरा नाम पक्ष है। ठीक, ठीक है भैया हाँ, जैसे आप मान लो क्वेश्चन में, मान लो पेपर में आता है कि अनुमान के अंग में साधन और साध्य को सिद्ध करना है, ठीक है। तो उसमें ये पांचों अंग देने पड़ेंगे हमें? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अनुमान के पांचों अंगों में, हाँ हाँ। देखो ये पांचों अंग आपको तभी देने पड़ेंगे अगर आपसे कोई पूछे कि अनुमान के 5 अंग हमें एग्जाम्पल से बताओ अनुमान अच्छा के, तब आपको अगर कोई सिर्फ साधन साध्य वाला आते हैं तो आप स्टार्टिंग के 2 आप प्रेजेंट कर सकते हो सिर्फ। ठीक है। मतलब आपसे स्पेसिफिक नाम लेकर पूछा जाएगा कि उपनय के बारे में या फिर निगमन के बारे में या दृष्टांत के बारे में, दृष्टांत के 2 भेदों के बारे में। ठीक, चलो ठीक है। अपन एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं, बस लास्ट एग्जांपल करके पूरा करते हैं। चलो अपन लेते हैं, चलो इसका हमें कोई वो नहीं मिलेगा। चलो अपन वही लेते जो अपन ने लिया था, बच्चा समझदार, नहीं वो भी एग्जांपल हो जाएगा। और कोई, चलो बीमारी वाला लेते हैं। ठीक है, बच्चा बीमार है। ठीक, क्यों बीमार है, ये क्या हुआ, बच्चा बीमार है, ये क्या हुआ, ये कौन सा वाक्य हुआ, अनुमान वाक्य। अनुमान के 5 में से कौन सा वाक्य है? अनुमान के 5 वाक्य में से हम्म, तो दृष्टांत बता वाला हुआ देना। ना भाई? पक्ष है ये, प्रतिज्ञा पक्ष वाक्य। है, हमें ये प्रूव करना है, इसे पक्ष कहो, प्रतिज्ञा कहो, हाँ साध्य कहो या धर्मी कहो। ठीक है, एक ही बात, बिल्कुल ध्यान में रख लो, ये चारों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक बच्चा बीमार है, क्यों बीमार है, रीजन बताओ, उसे बुखार है। ये क्या हुआ, ये क्या, साधन है, साधन, हेतु है, साधन है। साधन कहो या हेतु कहो, उसे बुखार है। इसके लिए एग्जांपल दो। शरीर गर्म हो रहा है, ठीक है, मतलब साधन ही कहेंगे, एग्जांपल में हम ऐसा दे देंगे, किसी और का, जैसे किसी और का एग्जांपल देंगे कि देखो वो भी बीमार हुआ था, तब उसको भी बुखार हो रहा था, मतलब जब उसको बुखार, किसी और बच्चे का एग्जांपल देंगे कि, या फिर अपना कह देंगे देखो मुझे बुखार हो रहा है क्या, कि नहीं हो रहा, तो मैं बीमार हूं क्या, मैं बीमार भी नहीं। जैसे किसी और को बुखार हुआ था तो वो कोई और बीमार हुआ था तो उसको बुखार हुआ था, और मुझे बुखार नहीं हुआ तो मैं बीमार भी नहीं हुआ। ठीक, तो इस तरह से दोनों एग्जांपल आप दे सकते हो कि जैसे वह बीमार हुआ था, या फिर मैं बीमार नहीं हूं तो मुझे बुखार भी नहीं है। ठीक, इस तरह से हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया, दृष्टांत। ठीक है, मतलब खुद का एग्जांपल दे देना, किसी और का एग्जांपल दे देना, ये दृष्टांत। इसमें उपनय क्या बनाओगे, उपनय, उपनय हम क्या हो जाएगा, इसमें बीमार हुआ था। उपनय में किस पर बीट करना है, जरूरत है उपनय में, हेतु के कैसे बीट करेंगे, बुखार है, एग्जांपल बुखार देने को के बाद, करा जाएगा। बुखार है, क्योंकि इसे बुखार है, क्योंकि इसे बुखार है। ये हो गया अपना उपनय। इसलिए बच्चा बीमार है। बिल्कुल, इसीलिए बच्चा बीमार है।
बीमार है, ये क्या हो गया? निगमन। 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 ठीक है, तो इस तरह से ये 5 मतलब कोई भी एक वाक्य का प्रयोग आप 5 में कर सकते हो। ठीक, एग्जाम्पल आप कोई सा भी जो उसको पुष्ट करता हो, पॉजिटिव एग्जाम्पल, नेगेटिव एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। भैया ठीक है, इसमें अन्वय बीमार हुआ है क्या? बीमार का अन्वय बताओगे किसी और बच्चे को लेकर कि देखो वो बीमार हुआ था, उसे भी बुखार हुआ था, पता है, जब वो बीमार हुआ था। इस तरह से हम बोलते हैं नहीं कि आपका बच्चे, मान लो आपके बच्चे को बुखार हो रहा है और आपको यही से कोरोना है। ठीक, तो आप इसमें अन्वय एग्जाम्पल, अन्वय दृष्टांत क्या देते हो कि अरे देखो उसे भी कोरोना हुआ था, तब उसको भी बुखार हुआ था पहले दिन, ऐसा बोलते हो। तो ये है अन्वय दृष्टांत। ठीक है, तो इस तरह से अन्वय दृष्टांत दे सकते हो। और व्यतिरिक्त दृष्टांत किसी स्वस्थ व्यक्ति का कि वो बीमार भी नहीं, इसलिए उसको बुखार भी नहीं। ठीक है, ये हटा दो 5 वाक्य। जी भैया। ठीक है, बुक में से आप पढ़ लेना, बुक में से जो मैंने आपको बताए, आपको सूत्र नंबर 43 से 47 तक ये मिल जाएंगे। ठीक है, 47 तक। तो ये पूरा आपको करना है। तो आज अपन ने 2 चीजें पढ़ी, मैं एक बार रिवाइज करवा दूं। पहली चीज हमने जो पढ़ी, मतलब ये 2 होती हैं, धर्म और धर्मी। ठीक, जो चीज हमें प्रूव करनी होती है वो होता है धर्म, और जहां प्रूव करना है वो होता है धर्म, जहां प्रूव करना होता है। ठीक, तर्क में, भैया बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। ठीक है, तर्क में केवल धर्म होता है और अनुमान में धर्म सहित धर्मी होता है। तो तर्क में केवल धर्म साध्य होता है और अनुमान में धर्म सहित धर्मी साध्य होता है। एग्जाम्पल, जहां धुआं वहां अग्नि, ये तर्क वाक्य है, हम इस यहाँ से अग्नि साध्य है। पर यहाँ धुआं, मतलब यहाँ धुआं दिख रहा है इसलिए ये पर्वत पे अग्नि लगी है, तो पर्वत धर्मी, आग धर्म, तो धर्म सहित धर्मी, ये पूरा यहाँ साध्य हुआ। ठीक, तो तर्क में सिर्फ धर्म साध्य होता है और अनुमान में धर्म सहित धर्मी ये साध्य होते हैं। ये जो धर्मी है, इस धर्मी को हम साध्य, अनुमान में साध्य होता है, इसको हम पक्ष भी कहते हैं और इसको हम प्रतिज्ञा भी कहते हैं। ठीक, इसका वाक्य कहना कि ये पर्वत आग वाला है, ये अनुमान के 5 अंगों में आता है। पहली बात आ गई, पर्वत आग वाला है, ये प्रतिज्ञा हो गई, प्रतिज्ञा कहो या पक्ष कहो। क्यों आग वाला है? क्योंकि यहाँ धुआं दिख रहा है। ठीक, ये हो गया हेतु, हेतु एग्जाम्पल। ठीक, इसका मैं एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे, अरे प्रूव करो कि देखो रसोई में हमें आग दिखती है तो वहां भी धुआं दिखता है, और तालाब में आग नहीं दिखती, वहां धुआं नहीं दिखता। ये हो गया दृष्टांत। फिर हेतु को रिपीट करना, और क्योंकि यहाँ हमें धुआं दिख रहा है, ये उपनय। और फिर प्रतिज्ञा को रिपीट करना, इसलिए ये पर्वत अग्नि वाला है, इसका नाम है निगमन। और ये है अनुमान के 5 अंग। ठीक है, ये 5 अंग हमने एग्जाम्पल से और बहुत विस्तार से समझ लिए हैं। आप सब एक बार अपनी कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे, बुक से पढ़ेंगे, सूत्र से पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक, तो इसलिए इसकी चर्चा तो मैं यहीं पूरी करता हूँ। अब 1 मिनट, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं।